Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं कौन सी क्लास में. So, today is 26. तो अभी हमने पढ़ा था, कल टीडीएस पढ़ रहे थे हम लोग. सैलरीज, अदर्स. कल को कुछ होमवर्क दिया था आपको मैंने. हेलो. हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? तो हाँ, कह रहा हूँ कुछ होमवर्क दिया आपको कल मैंने. जी वाउचर अच्छा, होमवर्क दे रखा है टीडीएस वाउचर्स बनाने के लिए. बनाकर लाए हैं? नो सर, थोड़ा बिजी हो गया। अच्छा, नहीं बनाए हैं, कोई बात नहीं. तो ये होमवर्क वहीं रह गया. टीडीएस वाउचर्स बना के लाना. इसमें टीडीएस की एंट्री होनी चाहिए और जीएसटी की एंट्री भी होनी चाहिए. दोनों होने चाहिए. ठीक है. ओके, इस होमवर्क में दोनों एंट्रियां होनी चाहिए. ये आपके ऊपर पेंडिंग है. ये एक आप बना के एग्जांपल लाओगे. दोगे? हैं? वन एग्जांपल। ये मैं करा चुका हूँ बच्चे, क्या दिक्कत है? जीएसटी वाला बिल लेना, उसमें टीडीएस काट लेना. ठीक, ये जो है जीएसटी वाला हमने पढ़ा है कि नहीं? मतलब दोनों मतलब कोई बिल आएगा कंसल्टेंट का, उसमें जीएसटी लगा के देगा. उसके बिल में आप टीडीएस काट लोगे. हमने पढ़, मुझे लग रहा है हम पढ़ चुके हैं. ये बता तो मैं दूंगा ही, बट ये अपन पढ़ चुके हैं. ये देखो क्या है, ये एंट्री देखो. अच्छा, ठीक है। ये एंट्री पढ़ो. जी जी। आप पुराने जो होते हैं ना, थोड़ा वक्त निकाल के, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के पुराने आप देखोगे, आपको सब मिल जाएगा. ओके। ये उसकी जो आपने बताया, फॉर एग्जाम्पल ये रहा. इसमें कोई डाउट है तो बता दो. हाँ सर, ये ठीक है, कर लो। हाँ, तो कुछ ऐसा ही, कुछ नए एग्जाम्पल से आप बना सकते हो. बट कोशिश करो उसमें टीडीएस की एंट्री और जीएसटी की एंट्री दोनों हो. चाहो तो बताता हूँ, चाहो तो ऐसे कर लेना. अब चाहो तो दो एग्जाम्पल बना लेना विदाउट जीएसटी. जैसे टीडीएस के दो एग्जाम्पल बनाओगे विदाउट जीएसटी, और इसी टीडीएस के 3 एग्जाम्पल बनाओगे विद जीएसटी. ठीक है जी. इससे आपका कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके। ओके. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया. हम वाउचर्स पढ़ रहे थे. वाउचर्स में हमने कैश वाउचर पढ़ लिया, बैंक वाउचर पढ़ लिया, जर्नल वाउचर पढ़ लिया. जर्नल वाउचर में डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी पढ़ लिया. ठीक है. थोड़ा सा जीएसटी और टीडीएस भी पढ़ लिया, जो कि बिलों में, सेल परचेज बिल में लग के आते हैं, खर्चों में लग के आते हैं. ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया. इस पूरे पढ़ाई में कोई कहीं से कोई डाउट है तो बता दो. नो सर। हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा? हमारा अगला टॉपिक देखो, अपन पढ़ते हैं. अगला टॉपिक हमारा रहेगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट.
सर मैंने एक पेरोल का कुछ देखा था, पेरोल अकाउंटिंग, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? ओके, पेरोल अकाउंटिंग। चलो, बीआरएस पढ़ने से पहले थोड़ा आपका पेरोल का ओवरव्यू दे देता हूँ। पेरोल अकाउंटिंग सॉरी। देखो, सबसे पहले तो आप पेरोल समझो। पेरोल होता क्या है? पेरोल होता है जब आप सैलरियां बनाते हो लोगों की, ठीक है। जैसे आपका एक होता है, जैसे जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जैसे टैली बना हुआ है, बीजी है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। आपके मन में आएगा कि पेरोल क्या है, पेरोल अकाउंटिंग क्या है, पेरोल है तो उसकी अकाउंटिंग क्यों करनी है, इस तरह के सवाल आपके मन में आ सकते हैं। तो पेरोल क्या है? पेरोल कुछ नहीं है, सिंपल लोगों की तनख्वाहें बनाने को पेरोल कहते हैं, एक मोटी भाषा में तो ये समझ। लेकिन पॉइंट ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी दुकान में, किसी कंपनी में कुछ कम एम्प्लॉय होते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है जी। जैसे मान लो आपकी कोई छोटी शॉप है, उसमें 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। मान लो आपने 20,000 उनकी सैलरी दे रखी है। एक मोटा मोटा देख लेते हैं, ठीक है यार 20,000 उनकी सैलरी है। वैसे देख लिया 2 छुट्टियां हैं, 4 छुट्टियां हैं, कितनी छुट्टियां काटी इन्होंने करी, आप उनकी छुट्टियां काट के पैसे दे देते। ऐसे ही होता है। हेलो। 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 हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। आमतौर पे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ऐसे करते हैं ना, किसी बंदे ने 5 छुट्टी करी, आपने उठा के 5 छुट्टियां काट दी, सैलरी दे दिया उसको। ऐसे ही होता है। तो सर तो इसकी सर अकाउंटिंग इसकी अलग होती है? अकाउंटिंग अलग होती है? नहीं, मैं आ साथ रहा हूँ, में? वहाँ पे आ रहा हूँ। वो पहले हम पहले पेरोल को अच्छे से समझ लेंगे ना, फिर आपको अकाउंटिंग भी समझ में आ जाएगी। जी। होता क्या है, मान लो अगर आपकी कंपनी में 200 एम्प्लॉय है, तो 200 एम्प्लॉय हैं तो पहले तो 200 लोगों के नाम याद रखना मुश्किल है आपके लिए। मान लो आप अकाउंट्स देख रहे हो उनका, पहले तो उनका 200 लोगों के अकाउंट नाम याद रखना मुश्किल है। 200 लोगों का जो है आई कार्ड होता है, 200 लोग काम करते हैं, 200 लोगों का अलग अलग टाइम हो सकता है, अलग अलग शिफ्ट हो सकती कि नहीं। आपने देखा होगा कुछ जगह कंपनियों में क्या होता है, अटेंडेंस के लिए एक थंब वाली मशीन लगी होती है, अंगूठे वाली मशीन लगी होती है ना। अच्छा। उससे उनकी एंट्री काउंट होती है कि इतने बजे आया, इतने बजे गया। तो बेसिकली क्या होता है, इतने बड़े पेरोल को संभालने के लिए कुछ लोग बाग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि 200 लोग हैं, हमें हमें होश ही नहीं है कौन मंदार कौन उसको चेक करेगा। एक गार्ड बिठा दोगे, पता लगा किसी गाड़ी एबसेंट हो गया, तब क्या करोगे? बस गार्ड तो एक मैनुअल बंदा है, गार्ड को तो मैंने दोस्ती करके मिला लिया, भाई मैं आऊँगा 2 बजे, लिख देना 10 बजे। समझ आ रही है बात? तो लोगों ने क्या करा, एक जो है मशीन लगा दिया अंगूठे वाली, कि भाई अंगूठा लगाओ अटेंडेंस पाओ। तो जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर होता है, एक तो लग गया तुम्हारा अटेंडेंस के लिए और एक लग गया पेरोल के लिए। अटेंडेंस क्या होता है, जब आप अंगूठा लगाते हो ना, तो अटेंडेंस वाला जो है एक सॉफ्टवेयर के जरिए एक्सपोर्ट कर देता है एक्सेल फॉर्मेट में। तो ये आपकी रिपोर्ट आ जाती है, कौन बंदा कितने दिन एबसेंट है। इतना समझ में आया? जी सर। हाँ। तो आपको जब सैलरी बनानी होती है, सैलरी बनाने के लिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि बंदे की अटेंडेंस क्या है, 30 दिन में कितने दिन छुट्टी मारी है, कितना ओवर टाइम है, कितने दिन हाफ डे है, क्या है। तो ये सब कहीं ना कहीं टाइमिंग आइडिया आपको मिल जाता है इस अटेंडेंस वाले सॉफ्टवेयर से। पेरोल के लिए पेरोल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं।
तो जैसे आप टैली में बीजी में बहुत सारे इनपुट डाल देते हो, जैसे कि आप डालते हो कन्वेंस अकाउंट, जितने सैलरी अकाउंट, जितने सेल, जितने परचेज, सारी एंट्रियां जब आप टैली में डाल देते हो तो टैली आपको अपने आप अकाउंटिंग रिपोर्ट दे देता है, प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, बैलेंस शीट ये है। वैसे ही सैलरी का बनाने के लिए बहुत सारे इनपुट उसमें डलती हैं, जैसे एक अटेंडेंस डलती हैं, उसकी लीव्स डलती हैं, उसे ओवर टाइम डलते हैं, उसके उसको क्या बोलते हैं, उसके कितनी ऑथराइज लीव्स हैं, साल में उसको मिलनी कितनी छुट्टियां हैं, और उसमें से उसका ले कितना लिया, कितना ओवर टाइम किया, कितनी छुट्टियां मारी, ये सब कर करके ये भी किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, पेरोल सॉफ्ट के जरिए एक फाइनल सैलरी डिसबर्सल रिपोर्ट बनती है। वो सॉफ्टवेयर हमें बता दे, उस पर काम करना पड़ता है, आसान नहीं अपने बटन दबाया हो गया, ऐसा आसान नहीं है। जैसे टैली आसान नहीं है वैसे वो भी आसान नहीं है। तो उसमें जब आप सारा चीज़ बना देते हो तो वो सॉफ्टवेयर ही आपको पूरा हिसाब किताब निकाल के देता है, इसका पीएफ इतना कटना है, ईएसआई इतना कटना है, इसका वॉलंटरी पीएफ इतना है, बीपीएफ बोलते हैं। ये सारा ताम झाम जो आप जिस सॉफ्टवेयर में करते हो उसको आप पेरोल अकाउंटिंग कह सकते हो। मोटी बात समझ में आई? जो कंपनी की एचआर टीम होती है वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब फाइनल सैलरी बन जाती है, पेमेंट हो जाती है, अकाउंट्स में चली जाती है, अकाउंट्स वाले उसको अपने में एंट्री कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। और जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे बड़े सॉफ्टवेयर जैसे एसएपी होता है, ओरेकल होता है, इसको बोलते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें सारे डिवीजन बने हुए होते हैं, जैसे एक अकाउंट्स का है, एक सेल्स का है, एक पेरोल का है, ये सब इंटीग्रेटेड होते हैं। आपको अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं, जैसे आपने पेरोल डाल दिया ऑटोमेटिक ईआरपी में आ गया, अकाउंट्स वाले को ऑटोमेटिक पता चल गया, तो ये जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ये सारा इनबिल्ट होता है, अलग अलग डिवीजन होता है। फाइन अकाउंट्स का अलग होता है, पेरोल का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, एक इसमें मटेरियल का अलग होता है जिसको आप स्टॉक बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो इनमें अलग से एंट्री डालने की जरूरत नहीं। जैसे पेरोल डाल दोगे ना, ऑटोमेटिक अकाउंट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब छोटे सॉफ्टवेयर में बात करते हैं, आपने पेरोल का अलग सॉफ्टवेयर ले लिया, वहाँ से जो भी बन गया पेमेंट का हिसाब किताब, उसको आपको मैनुअली टैली में एंट्री करना होता है। ये सब बहुत सस्ते सॉफ्टवेयर होते हैं, एंट्री कर दोगे आपको फिर रिपोर्ट मिल जाएगी। तो पहले बताओ, पेरोल वाला फंडा क्लियर हुआ? जी हाँ सर, जी। ईआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, बड़ी बड़े इंडस्ट्री में लगे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मारुति है, मारुति बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ ईआरपी लगा हुआ है, उसमें प्रोडक्शन कहीं और चल रही है तो वहाँ से मटेरियल मैनेजमेंट हो रहा है। वहाँ सेल्स वाली टीम बेचने में लगी हुई है, तो जो भी अपना रिपोर्ट डाल रही है, जो भी उसमें एंट्री डाल रही है, वो सेल्स वाली मॉड्यूल में जा रहा है। अकाउंट्स वाले अकाउंटिंग की एंट्री कर रहे हैं, पेरोल वाले पेरोल की एंट्री कर रहे हैं, तो मार्केटिंग वाले मार्केटिंग डाल रहे हैं। तो ये सब जो भी उसमें सॉफ्टवेयर में अपनी अपनी एंट्री डालते हैं, वो सब ऑटोमेटिक इंटीग्रेट होकर के अलग अलग रिपोर्ट फैच करते हैं। ये आपके जैसे सॉफ्टवेयर हो गया। इसमें से और पेरोल इज वन ऑफ द। और बोलो। टैली वगैरह ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं होते? टैली क्लेम तो करता है ईआरपी सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो एक्चुअल में ईआरपी पूरा कवर नहीं कर पाता। छोटा है। जिसमें बड़ा वाला, जैसे ये लोग क्या करते हैं, टैली में क्या होता है, टैली में आपका मटेरियल मैनेजमेंट तो हो जाता है, स्टॉक हो जाता है, और एक अकाउंट्स हो जाता है। इस पूरे ईआरपी का सिर्फ दो चीज़ें हो पाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि हम भी ईआरपी हैं, अब 20-25 हज़ार में आपको क्या ही मिल जाएगा, 25 हज़ार का सॉफ्टवेयर आता है। और ये जो सैप वैप होते हैं, ये लाखों करोड़ों के सॉफ्टवेयर होते हैं।
तो ठीक ये है। बड़ी यूज करते इनके ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगे महंगे होते हैं, 20 लाख 50 लाख के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इनके अंदर सब कुछ इंटीग्रेट होता है। हैं ऑटोमेटिक। मार्केटिंग का हाँ बोलो। सब ऑटोमेटिक होता होगा। हाँ मतलब आप मान लो सेल्स टीम में हो, तो आप सेल्स टीम जो जो काम करती है वो उनका अपना एक सर्टेन फॉर्मेट बना हुआ है, वो अपने फीड कर देते हैं अपनी। ऐसे मार्केटिंग वाले अपने फीड करते हैं। तो इसमें बड़े सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। पेबल का अलग, अकाउंट्स में जाओगे तो पेबल अलग है, रिसीवेबल अलग है, जनरल लेजर अलग है, बहुत सारा बहुत बड़ा तामझाम होता है। ऐसे ही आप मटेरियल में जाओगे तो मटेरियल के बहुत सारे खुले हुए हैं। मटेरियल में काम करने वाला आदमी उसको इतना होश नहीं होता, वो अकाउंट्स में जाता ही नहीं, वो मटेरियल में ही चलता रहता है। तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। तो कहने का मतलब ये, जो आपका पेरोल अकाउंटिंग आया, पेरोल अकाउंटिंग अगर कंपनी वाइज बात करो, बृहत लेवल पे बात करो, तो बहुत बड़ा फील्ड है, जिसके अंदर मान लो 1,000 एम्प्लॉई हैं, 500 एम्प्लॉई हैं। आप कैसे करोगे? आप किसी को याद ही नहीं रहेगा, रजिस्टर बनाओगे, भरते रह जाओगे, पागल हो जाओगे। तो आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर खरीद लेते हो, उसमें वो अटेंडेंस वाला भी सॉफ्टवेयर आ जाता है और पेरोल वाला भी, वो आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। वहाँ से आपने चुप करके रिपोर्ट पर क्लिक करा, आपको पूरी रिपोर्ट सामने आ जाती है। एंट्री सारी आपने फीड कर रखी है ऑलरेडी, किसकी कितनी छुट्टियां हैं, क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, 3 महीने के बाद किसको क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, 6 महीने बाद क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, पीएफ कटना है नहीं कटना है, क्या रेट है, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपका पेरोल वाला सॉफ्टवेयर निकला है। सर ये जब ये परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर तो इसको एसेट मानेंगे एक्सपेंस मानेंगे? हाँ, आपका सवाल अगला आया। अगर अपन कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो आपका सवाल है ये एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, यही सवाल है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो जब हम सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, जैसे मान लो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, तो एक्सपेंस होगा। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराते हो तो इसको आप एसेट ले सकते दोनों में फर्क क्या होता है? हो जी। दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि स्टैंडर्ड, पहले तो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली हो गया, टैली ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसको आप डालते हो सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन पेड अकाउंट, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के आप मालिक नहीं हो, यू आर नॉट द ओनर। जैसे मान लो टैली सॉफ्टवेयर, टैली सॉफ्टवेयर का हम मालिक थोड़े ना, टैली सॉफ्टवेयर का मालिक टैली वाला है जो कंपनी है। उसने हमें अधिकार दिया है कि सर आप इसको 1 साल के लिए यूज कर सकते हो। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। जब अगला साल आता है तो बोलता है सर इसको रिन्यू करो, रिन्यू करो, 4500 रुपये दो तो रिन्यू करो, सारे फीचर मिलेंगे आपको। अगर आप रिन्यू नहीं करोगे तो फीचर नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब बना वो रहा है और वो हमें बेच रहा है किराए। समझ आए? अगर आप पहले सॉफ्टवेयर खरीदते हो 25,000 रुपये की, तो उससे आप उसके मालिक नहीं हो जाते हो, आप उसके सब्सक्राइबर कहलाते हो। क्योंकि आज आपने खरीद लिया, उस कंपनी ने मान लो 5 साल की सपोर्ट रखी हुई है, मान लो क्या 10 साल की सपोर्ट रखी हुई है, तो 10 साल के बाद वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है आपके लिए। पुराने वर्जन पे आपने खरीद लिया, 10 साल बाद नए नए वर्जन आ गए, तो उस कंपनी ने क्या किया, उस वर्जन को सपोर्ट देना बंद कर दिया। कल को उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, यू हैव नो वे, आपका सब लॉस हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी। सर जो डेटा वगैरह होगा वो डिलीट तो नहीं होगा ना, अगर नहीं करवाया? ये आप बैकअप लेके रख लो। पॉइंट ये है कि मान लो आपने 10 साल पहले जो वर्जन था आपने खरीद लिया था, मान लो 10,000, अब आज 10 साल हो गए, उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो पहले तो आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा, कहेगा नहीं नहीं सर वो तो आउटडेटेड हो गया, आज के यूज करना है, तो नया वर्जन तो खरीदो, ले जाओ। यानी कि अगर वो एसेट होता तो जीरो नहीं होता ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग इसमें डालते हैं।
लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने खुद बनाया, अपने लिए बनाया, बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, 10 लाख 20 लाख का सॉफ्टवेयर बनाया, टीम को हायर किया, प्रॉपर उनको इनपुट देते गए, धीरे धीरे बनाते गए, सॉफ्टवेयर एक दिन में नहीं बनता, सालों में बनता है, 2 4 साल काम चलता है इस पर। जैसी जैसी ज़रूरत होती है टेस्टिंग चलती रहती है, ये काम भी है, ये काम भी है, आप अपना खुद का अपना टीम रख के बनवाते हो, तो उसको आप एक बार को एसेट में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका खुद का मालिक हो, आप उसके, आप खुद से बनवा रहे हो। बात समझ आई? जैसे टैली वाला है, वो अपना सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसकी टीम लगी होती है, 100 50 लोगों की टीम लगी हुई है, नया नया कोडिंग हो रहा है, नया नया उसमें फीचर दिया जा रहा है, वो अपने लिए एसेट बना सकते। उस एसेट का वो किराया लेते रहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते रहते हैं, सेल का लो, कुछ भी कर लो, सेल सब्सक्रिप्शन जो भी वो करते रहो, अपना देखते रहते हैं, वो अपने लिए। चाहे मान लो हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आपने कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनवा लिया, तो आपके लिए एसेट बोल सकते हो कि मेरा एसेट है, वो आपके लिए परमानेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी आईटी टीम उस पर काम कर रही है रेगुलर। क्लियर हुआ? हाँ जी। जी सर। अब आगे बढ़ें, या और कोई पॉइंट है तो बताओ। नो सर। कोई भी पॉइंट हो, कहीं से पढ़ पुढ़ के आए हो, मन में डाउट चल रहा हो, पूछ सकते हो। बीआरएस शुरू करूं? यस सर। अच्छा, बीआरएस के बारे में बताओ, बीआरएस के बारे में आप कुछ जानते हो? सर अपनी हाँ कि ना? ट्रांजैक्शन को, बताओ। सर अपनी ट्रांजैक्शन को बैंक की ट्रांजैक्शन से मैच करता है, पासवर्ड से। ओके, मैच करना, उसका फ़ायदा क्या मिलता है? सर हम मैच क्यों करते हैं? ताकि बैलेंसेस सही दिखाए, कैश बैलेंसेस और बैंक बैलेंसेस। बैंक रिकन्सिलेशन में क्या हम कैश बैलेंस चेक करते हैं? तो सॉरी, बैंक बैंक बैलेंसेस मैच हो जाए। आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलो। सर क्या बैंक। बैंक रिकन्सिलेशन बनाने में हम कैश का बैलेंस चेक करते हैं? नो सर। नो। हाँ, तो कैश का कोई मतलब नहीं है, बैंक ओनली रिकन्सिलेशन बैंक। हम बैंक में मिलाते हैं। सवाल ये है कि बैंक रिकन्सिलेशन हम क्यों मिलाते हैं? आपने क्या बताया? क्योंकि दोनों बैंक को कैसे बताया? सर सर बैलेंसेस मैच करने के लिए कि कम ज़्यादा ना हो। कौन दो बैलेंसेस मैच करने के लिए, कौन आपस में कम ज़्यादा हो सकते हैं? सर बैंक अपना अलग रिकॉर्ड कर रही है, हम अपना अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं हाँ, अकाउंट्स। यानी बैलेंस इन बुक्स एंड बैलेंस इन बैंक, राइट? जी सर। हमारी बुक्स में क्या बैलेंस है और बैंक बैंक। अकाउंट में, बैंक खाते में क्या बैलेंस है, यही ना? जी लेकिन ये दोनों तो मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं आपस में, ऐसा ही है ना? जी कई बार ये हमारी बुक्स में जो बैंक बैलेंस होता है और बैंक अकाउंट में जो बैंक बैलेंस होता है, स्टेटमेंट में जो बैंक बैलेंस होता है, कई बार दोनों बराबर होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, ऐसे ही है ना? जी सर। चलो, बैंक बैलेंस बीआरएस हम इसीलिए बनाते हैं, हमें देखना होता है कि भाई हमने अपने बुक्स में जितनी एंट्री कर रखी हैं बैंक के लेजर में, वो सारे बैंक के स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि नहीं। तो हम अपनी बुक्स और बैंक स्टेटमेंट दोनों को हम टैली करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल मतलब तो गलती मैच। सही है उसको मिलाते हैं, ठीक है? टैली करते हैं, रिकंसाइल यानी कि टैली करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि हमारी जितनी एंट्रियां बुक्स में हैं उतनी एंट्रियां बैंक स्टेटमेंट में है कि नहीं। इसको बोलते हैं बैलेंस एज पर बुक्स, इसको बोलते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है?
ये दो चीज़ें होती हैं जिस पे हमें रिकन्सिलेशन करनी पड़ती है। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जी। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो सिचुएशन हम समझते हैं। कई बार क्या होता है, चेक्स डिपॉजिटेड but not credited in बैंक अकाउंट। कई बार क्या होता है, हम चेक जमा तो करते हैं लेकिन बैंक में अभी तक वो क्लियर होकर नहीं आया है, उसको बोलते हैं चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। एक होता है चेक्स इशूड बट नॉट डेबिटेड इन बैंक अकाउंट। मैंने किसी को चेक काट दिया 2 लाख का, मैंने किसी को चेक काट दिया लेकिन वो बैंक से निकला नहीं मेरे, तो हमें देखना होता है ऐसे कितने चेक्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर, कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट डिपॉजिट आ जाते हैं बैंक में, हमें नहीं पता होता। हमारी कंपनी में किसी खाते, हमारे खाते में किसी क्लाइंट ने पैसे डाल दिए, ये चेक डाल दिया, हमें नहीं बताया उसने, या हमें पता ही नहीं लगा कैसे भी किसने डाला, तो ये एंट्री भी बैंक में आ रही होती है, तो हमें इसको मिलाना होता है। डायरेक्ट डेबिट्स बाय बैंक, बैंक जो है कुछ खर्चे डायरेक्ट डेबिट भी कर देती है, जैसे एसएमएस चार्जेज, बैंक चार्जेज, स्टेटमेंट चार्जेज, डेबिट कार्ड चार्जेज फॉर वेरियस चार्जेज, एसएमएस चार्जेज, क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड चार्जेज, स्टेटमेंट चार्जेज, मेंटेनेंस चार्जेज, बहुत सारे चार्जेज बैंक आपको चार्ज करती रहती है, आपको पता नहीं लगता। हमें ऑफिस में बैठ के पता नहीं चलता कि आज की डेट में बैंक वाले ने कोई चार्ज भी लगाया है। ये कब पता चलता है? जब आप स्टेटमेंट लेके आते हो तब पता चलता है। तो इन कारणों से आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, मिलाना पड़ता है। क्या दिक्कत है भाई, कहाँ गड़बड़ है? ठीक है जी। हाँ जी, यस। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। अब कैसे बनाते हैं ये सीखिए। सबसे पहले आमतौर पर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें बैंक से स्टेटमेंट मंगाना होता है, हमारे पास स्टेटमेंट हाथ में होनी चाहिए। पहला तो क्या होना चाहिए हमारे पास, वी शुड हैव बैंक स्टेटमेंट। दूसरा होता है, आमतौर पे हम लोग मंथली बनाते हैं, आप फोर्टनाइटली भी बना सकते हो, आप वीकली भी बना सकते हो, आप डेली भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम। एंट्रियां कितनी ज़्यादा है उसके बेस पे आप डेली, मंथली, वीकली सब बना सकते हो। आमतौर पे हम लोग मंथली बनाते हैं, तो हम लोग लिखते हैं BRS एज ऑन। मान लो 31 जनवरी 25 का हम बना रहे हैं, जनवरी महीने के लिए। जनवरी महीने का हम बैंक बैलेंस ले आए, बैंक स्टेटमेंट ले आए और हमने बनाना शुरू कर दिया।
तो अपन सबसे पहले जो लिखता हूँ यही याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हो, ये लाइफ टाइम काम आने वाली है। बनाना कैसे है, ऐसे लिखना है, BRS एज ऑन 31 जनवरी, जो भी डेट आप बनाना चाहो बना दो। सबसे पहले लिखना है आपको बैलेंस एज पर बुक्स, ये आपको लिख दिया। ऐड करना पहले, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ लिखना चेक नंबर, चेक डेट, चेक अमाउंट, यहाँ लिख सकते हो आप पार्टी। मान लो चेक नंबर था 001, चेक डेट था मान लो 2 जनवरी 25, चेक अमाउंट था मान लो 10,000 रुपये का, पार्टी थी ABC। एक और चेक था 003 नंबर, जो 15 जनवरी को दिया था, जो 25,000 का चेक था और XYZ को दिया था। ऐसे यहाँ टोटल कर लो, ये हो गया 35,000। ये 35,000 आपको यहाँ पर प्लस करना है। मान लो बैलेंस एज पर बुक्स है मेरा 1 लाख, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और क्या करना पड़ेगा आपको, लेस checks deposited but not credited। फिर इसमें लिखोगे चेक नंबर, चेक डेट, अमाउंट, पार्टी। आपने चेक नंबर जमा किया था 564, चेक की डेट थी मान लो 3 जनवरी की डेट थी, चेक अमाउंट था 50,000, पार्टी थी राम। अगला एक और चेक आया 780, ये 14 जनवरी का चेक था, ये 1 लाख रुपए का चेक था, श्याम का था, मान लो कुछ भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये 1.5 लाख का चेक, आप यहाँ कर दोगे माइनस 1.5 लाख। यहाँ लिखोगे 1 लाख में से 35, कितना था ये, 35,000 जुड़ गया, 135 माइनस 1.5 लाख, तो कितना हो गया माइनस 15,000। यहाँ लिखोगे माइनस 15,000। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इक्वल टू माइनस 15,000, तो हम अपनी कैलकुलेशन से लिख रहे हैं, लेकिन बैंक में दिखा रहा होगा 15,000 डेबिट। डेबिट का मतलब होता है माइनस, हमारे ऊपर कर्जा हो गया बैंक का। जब हम ये बनाते हैं, आप बैंक स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें आपको इतना ही दिखेगा। इसमें इम्पोर्टेंट एक और चीज़ होती है, वो होती है अपार्ट फ्रॉम एबव, बिफोर मेकिंग BRS you have to enter into the books the following। आपको बनाने से पहले बुक्स में क्या क्या एंटर करना पड़ता है वो बताता हूँ। बनाने से पहले आपको ये 2 एंट्रियां बनानी पड़ती, ये वाला चेक रिपोर्टेड चेक, ये दोनों एंट्री, डायरेक्ट डिपॉजिट्स और डायरेक्ट डेबिट्स।
आपको क्या करनी पड़ती है? ऑन द बेसिस ऑफ बैंक स्टेटमेंट you have to enter direct debits and direct credit entries in the books of accounts. ये बात समझ में आई? हाँ कि ना? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है ये आपको समझ में आई? क्या करना है? बीआरएस आप बनाओगे, बीआरएस बनाओगे तो ये जोड़ोगे ये घटाओगे, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये बनाने से पहले आपको देखना है ऑन द बेसिस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बैंक से आप स्टेटमेंट लेकर आए हो, उसमें आपको ये देखना है कि यू हैव टू एंटर डायरेक्ट डेबिट्स। बैंक ने कोई डायरेक्ट डेबिट एंट्री तो नहीं कर रखी जो मुझे नहीं पता, तो पहले वो एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे बैंक चार्ज की एंट्री, उनका कोई भी चार्ज का एंट्री हो सकता है, वो आप डेबिट करोगे। एंड डायरेक्ट क्रेडिट एंट्री, ऐसा हो सकता है किसी क्लाइंट ने डायरेक्ट जमा करा दिया हो जो हमारी बुक्स में नहीं हो, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कोई एंट्री है। अगर वो एंट्री है तो उसको पहले अपनी बुक्स में एंटर करो। जब सारी एंट्री हो जाएगी फिर आप बीआरएस बनाने चाहिए। ये कहानी है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, हम्म, नो सर। नहीं नहीं, ठीक। फिलहाल ऐसे करो, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको आता है, आप जो भी किताब पढ़े हो, जितना आपकी अपनी समझ है, जरूरी नहीं कि सही करके लाओ, सही करके लाओ तो अच्छी बात है, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक क्या करो, आपके लिए होमवर्क है कि आप एक बीआरएस बना के लाओगे। और जैसे मैंने ऊपर बताया, तरीका ऊपर बता दिया, उस तरीके से आप बीआरएस बनाओगे। बीआरएस बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आप अपने बुक्स में एक बैंक का लेजर खोलोगे। मान लो एसबीआई का आपका बैंक लेजर, एक लेजर खोलोगे, उसमें कुछ आप एंट्रियां दिखाओगे कि ये मेरा लेजर है। लेजर में कैसे एंट्री होती है, कोई डाउट तो नहीं है? डेट होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, बैलेंस होता है। या अपने बुक्स बैलेंस बनाओगे, कोई भी एंट्री डाल के आप यहाँ बैलेंस लिखोगे। सेम वे में आप मान लो ये जनवरी महीने का है, ऐसे ही आप जनवरी 25 का बैंक स्टेटमेंट ले आए, आप एक बैंक स्टेटमेंट ले आए और इसमें भी आप एंट्रियां डालोगे, इसकी भी एंट्रियां डालोगे, फर्जी कुछ भी डाल दो। आपने ये कहना है कि देखो जी मेरी बुक्स में तो ये है बैंक का लेजर, और स्टेटमेंट से जो लाए हैं वो ये है लेजर। इसको आप आपस में टैली करोगे और एक बीआरएस बनाओगे। इसमें टैली करना, एक दो एंट्रियां छोड़ देना, इधर रखना तो इधर नहीं रखना, इधर रखना तो इधर नहीं रखना। आप अपने से एक बना के लाओगे। और बेसिस क्या रहेगा? बेसिस यही रहेंगे, आप इनको जोड़ोगे, इनको घटाओगे, कुछ डायरेक्ट डेबिट्स रख लेना, कुछ डायरेक्ट क्रेडिट्स रख लेना। फिर अपन इसको और अगली बार फिर मैं एग्जांपल देकर पढ़ाऊंगा, हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसमें कोई डाउट है, कैसे बनाऊं क्या बनाऊं, तो पूछो। सर ये स्टेटमेंट में अकाउंट बनाना है या सिर्फ स्टेटमेंट? आपने ये प्रिज्यूम करना है कि आपकी बुक्स तो ये कह रही है, आप अपने लिखना जो हम आपकी बुक्स की लेजर है, ये बुक्स का लेजर है, एसबीआई के लेजर है आपकी बुक्स में, और ये बैंक स्टेटमेंट है, बैंक की किताब में आपका लेजर है, बैंक स्टेटमेंट फॉर जनवरी। आप गए जनवरी का बैंक स्टेटमेंट लेकर आए,
आपने क्या करना है, बैंक का जो लेजर है आपकी बुक्स में, मान लो 4 एंट्री डाल लेना, 4 डेबिट डाल लेना, 4 क्रेडिट की एंट्री डाल लेना, एक बैंक बैलेंस निकाल लेना। और ऐसे जब बैंक स्टेटमेंट लाओगे तो इसमें भी मान लो 5 एंट्री इधर डाल लेना, 6 एंट्री इधर डाल लेना। बट नेचुरल है, इसका जो बैलेंस होगा और आपका जो बैलेंस होगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तब आप बीआरएस बनाओगे। बीआरएस में कुछ चीज़ों को जोड़ दोगे, कुछ चीज़ों को घटा दोगे, और ऊपर जैसे मैंने तरीका बताया उसके हिसाब से बीआरएस बनाओगे। बिल्कुल तरीका डिटो यही रहेगा। जी। जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। हम लोग ऐसे बनाते हैं, हमारी यही प्रैक्टिस है। कुछ लोग, कुछ लड़के, कुछ अकाउंटेंट्स उसका उल्टा भी बनाते हैं। उनकी मर्जी है, कैसे भी बना लो, एक ही बात है। बी आर एस एज ऑन वो ऐसे लिखते हैं, 31 जनवरी 25 वो भी ऐसे लिखते हैं। वो उल्टा शुरू करते हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। हम तो बैंक बुक्स चल रहे थे, वो बैंक स्टेटमेंट से चलते हैं। मान लो यहाँ कोई भी बैलेंस, मान लो यहाँ है -15,000। -15,000 का मतलब 15,000 डेबिट बैलेंस दिखाएगा उसमें। 15 आमतौर पर अगर आपका पैसा खड़ा रहता है ना बैंक में, तो बैंक क्रेडिट बैलेंस दिखाता है आपका। लेकिन जब आपका उल्टा बैलेंस आपके ऊपर कर्जा है बैंक का, तो डेबिट बैलेंस दिखाता है। मान लो 15,000 कर दिया, वो लोग ऐसा लिखते हैं, ऐड चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। यही ऊपर वाला जिसको मैं घटा रहा था ना, ये जो चेक डिपॉजिट और नॉट क्रेडिट जिसको मैं घटा रहा था, उसको वो ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नीचे से चलते हैं। तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो 1.5 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, 1.5 लाख ऐड कर देते हैं। लेक्स लेस वही डिटेल डाल देते हैं, चेक नंबर वगैरह सब डाल देते हैं। मैं ऊपर डाल चुका हूँ, इसलिए मैं खाली लाइन लिख दे रहा हूँ। लेट्स चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने का चेक है ऊपर? इशूड वाला जो हम जोड़ रहे थे वो घटा देगा 35,000 का। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, 1 लाख रुपये हो जाएगा। जोड़ घटाव करोगे, और यहाँ वो लिखते हैं बैलेंस एज पर बुक्स। दोनों चीज़ें एक ही हैं। आपको बताने का पर्पस मेरा ये है कि ये भी सही तरीका है, वो भी सही तरीका है। कौन क्या अडॉप्ट करता है उसके ऊपर बात है। इसका भी बुक्स देखो 1 लाख कह रहा है और बैंक बैलेंस -15,000 है। मेरा भी ऊपर ऐसा ही था, बुक्स में 1 लाख था, बैंक बैलेंस 15,000 डेबिट था। लिखने का तरीका कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, तो आपको इसके ऊपर चढ़ना नहीं है कि ये गलत है। ये गलत नहीं है, सही ये भी है। लेकिन हमारी अपनी जो प्रैक्टिस है, हम लोग जो सीखते हैं, हम लोग ये वाला तरीका सीखते हैं। हम लोग ऐसे चलते हैं, बैलेंस उस पर बुक से चलते हैं। ये बात समझ में आ गई? हेलो? हाँ। तो ये मैंने 2 तरीके हैं, दोनों लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग अडॉप्ट करेंगे पहला वाला तरीका। हम लोग इसको सीखेंगे। दूसरा वाला मैंने बता आपको इसलिए दिया कि अगर कहीं किसी ने बना रखा हो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वो गलत है। सही वो भी है, गलत वो भी नहीं। आपके ऊपर अब 2 होमवर्क हो गया, एक पुरानी टीडीएस की एंट्री और दूसरा बीआरएस बनाने की एंट्री। खुद से बना के लाओगे कि सर बैंक के स्टेटमेंट जो मैं ले आया था उसमें ये 4 एंट्रियाँ थी, जो मेरी बुक्स की लेजर थी उसमें ये एंट्रियाँ थी, दोनों में गैप था, तो मैंने बीआरएस बनाया। या बना के लाओगे, फिर इसको अपन चेक करेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही बाबा। कुछ पूछना तो नहीं बच्चे? नो सर। चलो कल होमवर्क बना के लाओ, कल मिलते हैं। बाय। ओके। तो दोस्तों, आज अकाउंट की क्लास ख़त्म होती है।
वीडियो पसंद आया हो तो पेज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरा वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहीं कोई डाउट हो पढ़ाई में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।